टोटलिटेरियनिज्म, टिरेनी, प्रोपेगेंडा, ये कई ऐसे शब्द हैं जिनसे इंडिया के लोग ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। ब्रिटिश रूल के बाद भी हमें कभी ये नहीं समझाया गया कि हम ऐसे इन्वेजन्स और दूसरी कंट्रीज के एजेंडा को फ्यूचर में दोबारा अपने देश को नष्ट करने से कैसे रोक सकते हैं। स्कूल में पढ़ाए गए टॉपिक्स या फिर टीवी पर आ रही डॉक्यूमेंट्रीज में भी हम ज्यादा से ज्यादा हिटलर का नाम सुन लेते हैं कि कैसे एक डिक्टेटर ने करोड़ों लोगों को फेक न्यूज और कंसिस्टेंट ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम्स की मदद से मासूम लोगों को मारने के लिए मोटिवेट करा, और जब उसे लगा कि वो जंग हारने वाला है तब उसी मोमेंट में उसने अपनी जान ले ली। हिस्ट्री हिटलर जैसे सैकड़ों नामों से भरी हुई है। टाइम टू टाइम जरा से शांत पीरियड के बाद इंसान के अंदर बैठी बुराई उसकी अच्छाई को टेस्ट करने की कोशिश करती है। इसी वजह से स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग बोलते थे कि एक सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा खतरा कोई बीमारी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि वो है हमारी खुद की साइकी की ताकतों को हैंडल करने की क्षमता। हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स के समय एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है और उससे बचने का सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन साइकिक एपिडेमिक्स, जहां लोग कलेक्टिवली एक झूठे कॉज के पीछे पागल हो जाते हैं, तब उस कॉज से बड़ा कोई रिलीजन भी नहीं होता। जब इस तरह से मासेस की थिंकिंग और उनकी मोटिवेशंस को मैनिपुलेट करा जाता है तब उसे बोलते हैं मास साइकोसिस, जो शुरू होता है मास इंडोक्ट्रिनेशन से। मास साइकोसिस का मतलब होता है एक ऐसा पागलपन जो सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल जाता है और उससे अफेक्टेड लोग सच और रियलिटी के साथ टच खो देते हैं और डिल्यूजनल बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले 300 से 400 सालों में टोटलिटेरियनिज्म के बढ़ने के साथ साथ अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों में विच हंट चालू हो गया था। अगर किसी के घर में कोई बीमारी हो जाए या किसी की अननोन रीजंस की वजह से मौत हो जाए तो तब ये बोला जाता था कि उस पर किसी ने जादू टोना किया है। इसी दोष के साथ हजारों फीमेल्स को उन गुनाहों के लिए मारा और जला दिया गया था जिनमें उनकी कोई गलती ही नहीं थी, क्योंकि उस समय पर सोसाइटी का पागलपन फीमेल्स को यूज कर रहा था स्केपगोट यानी बलि के बकरे की तरह। नाजी जर्मनी के समय पर स्केपगोट थे जूइश लोग। अर्ली 1800s में गोस्ट साइटिंग्स की रिपोर्ट बढ़ने की वजह से आम लोगों को पोजेस्ड होने के शक से मारा जाने लगा था। और इवन इंडिया में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे मंकी मैन केस, द फेस स्क्रैचर या फिर द अनियन विच, जिसमें बहुत से मासूम लोगों को मारा जाता था। और समझदार लोग भी अंधविश्वासों का पालन करने लगते थे। यानी अगर लोगों को डराया जाए और उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए एक कॉमन गोल दे दिया जाए तो उन्हें मैनिपुलेट करना और अलग अलग ग्रुप्स में बांटना बहुत ही आसान हो जाता है। डर की वजह से लोग सेफ्टी के बदले अपनी फ्रीडम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरों के जैसे बने रहने और लोगों की वैलिडेशन लेने के लिए लोग सच को इग्नोर करके झूठ की पूजा करने लगते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसे झूठ को सच ना माने और उस समय के सोसाइटी के कॉमन बिलीव्स को रिजेक्ट करे तो वो सोसाइटी और गवर्नमेंट का दुश्मन बन जाता है, जस्ट बिकॉज उसे दूसरों की तरह कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता। फ्रीडम और ओबीडियंस के बीच की इस लड़ाई का थीम हमेशा से ही सोसाइटी का हिस्सा रहा है, जहां पावर सेंट्रलाइज होकर कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में चली जाती है बजाय डिसेंट्रलाइज होने के, जहां इंडिविजुअल्स के पास अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल हो। रिसेंटली ये पैटर्न दुनिया भर में फिर से उभरता नजर आ रहा है, जहां कॉमन लोग अपनी फ्रीडम को हल्के में लेने लगे हैं और गवर्नमेंट सेफ्टी का वादा करके लोगों को उनकी बॉडी, उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी और इवन वो पब्लिक में क्या बोल सकते हैं, इन सभी चीजों पर अपना कंट्रोल जमाने लगी है। हिस्ट्री में जब जब एक कंट्री की गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ गई थी तब तब गवर्नमेंट ने अपनी उस पावर का मिसयूज करा था। सोवियत यूनियन, चाइना, जर्मनी, इटली, रोमानिया, क्यूबा, कंबोडिया और नॉर्थ कोरिया, इन सब कंट्रीज ने ही टोटलिटेरियनिज्म यानी टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करके खुद को और खुद के लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। इसके ऊपर से चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन गवर्नमेंट्स ने किसी इमरजेंसी या फिर क्राइसिस की मदद ली थी, जो कई बार बस लोगों की इमेजिनेशन या उनका कलेक्टिव डर था, और कई बार ये गवर्नमेंट्स किसी क्राइसिस को आर्टिफिशियली पैदा करती थीं अपने प्रोपेगेंडा को जल्दी फैलाने और पावर हासिल करके नए रूल्स बनाने के लिए। इवन अभी भी अगर आप नॉर्थ कोरिया, क्यूबा या रोमानिया जैसी कंट्रीज को देखो तो वहां की गवर्नमेंट अभी भी उतनी ही करप्ट है और कंट्री में ना तो लोगों के पास ज्यादा फ्रीडम है और ना ही पैसा। चाइना भी बस पेपर पर अमीर लगता है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क जैसी है। लोगों को हर समय और हर जगह ट्रैक करा जा रहा होता है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने पर मारे जा सकते हैं और उनके बिहेवियर के हिसाब से उन्हें सोशल क्रेडिट स्कोर मिलता है।
जिस भी कंट्री ने फ्रीडम को हल्के में लेकर सेफ्टी पाने के लिए गवर्नमेंट को खुद से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया था, उन कंट्रीज की अगली कई जनरेशंस को अपने पूर्वजों की गलती की वजह से सफर करना पड़ा था। और अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रीडम ना होने की वजह से वो आगे भी सफर करेंगे। डर एक ऐसा इमोशन है जो अगर लोगों पर हावी हो जाए तो वो उनकी इंटेलिजेंस को हाईजैक कर लेता है और उनकी हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज एक तरह से काम करना बंद कर देती हैं। डर को दिमाग में बिठाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव टेक्निक होती है खतरे को अलग अलग वेव्स या फिर प्रोग्रेशंस में पेश करना। इस मास साइकोसिस या फिर कलेक्टिव फियर की टेक्निक में डर के साथ साथ लोगों को शांति और सुरक्षा के कई छोटे पीरियड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा किया जाता है हर शांत पीरियड के बाद पहले से भी बड़े खतरे और ज्यादा डरावनी चीज को पेश करने के लिए। डच डॉक्टर और साइको एनालिस्ट जूस्ट मेर्लो अपनी बुक द रेप ऑफ द माइंड में लिखते हैं कि खतरे की हर वेव पिछली से ज्यादा आसानी से लोगों को कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि लोग अभी भी अपने पिछले डरावने एक्सपीरियंस से रिकवर ही नहीं कर पाए होते। सोसाइटी की मोरालिटी गिरती चली जाती है और हर नए प्रोपेगेंडा कैंपेन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा ताकतवर होता जाता है, जबकि पब्लिक वीक होती जाती है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी मोरालिटी को गवर्नमेंट के लॉज के बेसिस पर बनाते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट कल को किसी क्राइसिस का बहाना बनाकर कई नए लॉज बना दे तो सोसाइटी के ज्यादातर लोग ऑटोमेटिकली उस लॉ को मॉरली गुड समझने लगेंगे। महान हिस्टोरियंस जैसे विल और एरियल डुरेंट भी अपनी हिस्ट्री की स्टडी के बेसिस पर यही बोलते हैं कि एक हेल्दी सोसाइटी उन इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करती है जिनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड और सच बोलने की हिम्मत होती है और जो नई सिचुएशंस में भी इफेक्टिवली सोच पाते हैं बजाय हड़बड़ाने के। अगर सोसाइटी के ज्यादातर लोग इंडिविजुअल और फ्री थिंकर्स होने के बजाय कन्फॉर्मिस्ट हैं, यानी उनकी किस्मत उनसे ज्यादा दूसरे लोग या फिर गवर्नमेंट लिखती है, तो ऐसी सोसाइटी का नष्ट होना तय है। गवर्नमेंट को लोगों से डरना चाहिए और लोगों को सर्व करना चाहिए, लेकिन अगर एक सिविलाइजेशन में इसका उल्टा हो रहा है तो समझ जाओ कि वो सिविलाइजेशन करप्ट हो चुकी है और वो बस अब अपने आखिरी स्टेजेस में है। कार्ल युंग अपनी बुक सिविलाइजेशन इन ट्रांजिशन में लिखते हैं कि एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी पूरे देश की साइकोलॉजी में रिफ्लेक्ट होती है। सिर्फ एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी में आने वाला बदलाव ही पूरे देश को बदल सकता है। ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कभी भी कानून से नहीं बल्कि लोगों के एटीट्यूड में बदलाव आने से सॉल्व होती हैं। कोई भी प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में एक वायरस की तरह बैठ जाता है जब वो रिपीटेडली उन तक एडवर्टाइज करा जाता है। जैसे 20th सेंचुरी में हर जगह पोस्टर्स लगे होते थे और रेडियो पर भी डॉक्टर्स या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये सलाह दे रहे होते थे कि सिगरेट्स हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। What could be more refreshing than Newport menthol cigarettes? Here you discover how good smoking can be when your cigarette is Kent. एक मॉडर्न इंसान आज ये सोचेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन उस समय पर बच्चों तक को भी सिगरेट्स दी जाती थी, क्योंकि सिगरेट कंपनीज का प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रॉन्ग और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि लोग सिगरेट स्मोक करते थे ये सोचकर कि उनसे उनकी हेल्थ को एक बूस्ट मिल रहा है। साइंस भी एक ऐसी चीज़ है जिसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए खरीदा जा सकता है और स्टडीज़ को मैनिपुलेट करा जा सकता है किसी आइडिया या फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और हिस्ट्री की नॉलेज साइंस या फिर एक करप्ट गवर्नमेंट के लॉ से बहुत हद तक सुपीरियर होती है हर ऐसी सिचुएशन में सही या फिर गलत बिहेवियर को समझने के लिए। और जैसा कि अमेरिकन जर्नलिस्ट मिल्टन मेयर अपनी बुक दे थॉट दे वर फ्री में बोलते हैं कि एक इंसान को ये समझ आना ही बंद हो जाता है कि वो क्या करे या फिर कहाँ जाए। हर एक्ट हर ओकेजन पिछली से बदतर होती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बदतर। आप वेट करते हो एक बड़े और शॉकिंग ओकेजन के लिए ये सोचकर कि दूसरे ऐसे शॉक के बाद अत्याचार का विरोध करने के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा एक शॉकिंग ओकेजन जहां हजारों या लाखों लोग आपके साथ जुड़ जाएं वो कभी नहीं आता। यही सबसे मुश्किल चीज होती है। अगर एक बुरे लीडर या फिर बिकी हुई गवर्नमेंट का आखिरी और सबसे घातक वार उनकी सबसे पहली चाल के बाद ही आ जाए तो ऑब्वियसली उनका सच हर कोई पकड़ लेगा, लेकिन ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस स्लो होता है जिसमें पहले आपको छोटे छोटे हजारों कदमों को लेने को बोला जाता है ताकि हर कदम पर शॉक बस इतना इंटेंस हो कि वो आपको अगले वाले के लिए प्रिपेयर कर दे। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक दिन बहुत देर हो जाती है और आप ऐसे एक पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां से वापस जाना नामुमकिन होता है। हर जगह पर आपको बस नफरत और डर दिख रहा होता है और नफरत करने या फिर डरने वालों को ये भी नहीं पता होता कि उनमें नफरत या फिर डर है। और जब सब बदल जाते हैं तब वापस से कोई नहीं बदलता। आप एक ऐसे सिस्टम में रहने लगते हो जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नया नाम होता है रूल्स और भगवान का नया नाम होता है गवर्नमेंट।